अच्छा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में हम दो किस्म के डिसऑर्डर पढ़ेंगे, एक प्लेटेलेट रिलेटेड और एक जो है कोगुलेशन रिलेटेड। ठीक है। नॉर्मली जब ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग कैसे होती है? सबसे पहले ब्लीडिंग जब हो जाती है तो उस टाइम क्लॉटिंग कैसे होती है? क्लॉटिंग जो है दो तरीक़ों से होती है, एक एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग होती है, एक इंट्रिंसिक। ठीक है। रग के अंदर एक वेसल है, उसके अंदर अगर कट लग जाए, ठीक है, तो एक इंट्रिंसिक फैक्टर्स उसमें काम करते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे काम करता है। जबकि रग को बाहर से कोई डैमेज मिले तो उस टाइम जो है एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू क्लॉटिंग होती है। ठीक है। तो क्लॉटिंग कैसे होती है? इंट्रिंसिक पाथवे में जो है फैक्टर्स होते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे में फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। ये सारे फैक्टर्स बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स टाइप होते हैं जो कि रोल प्ले करते हैं क्लॉटिंग में। सबसे पहले लेट सपोज रग के अंदर डैमेज हो गया है, इंट्रिंसिक पाथवे की बात करते हैं। तो इंट्रिंसिक पाथवे में मैं आपको पहले से बता दूं, इंट्रिंसिक पाथवे में ये इंट्रिंसिक फैक्टर 12 होता है, 11 होता है, 9 और 8 होता है। ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। सबसे पहले 12 एक्टिव हो जाता है जब रग अंदर से डैमेज हो जाती है, कोलेजन उसका एक्सपोज हो जाता है ना। तो सबसे पहले फैक्टर 12 जो है वो सेंस कर लेता है, उसे पता चल जाता है, वो उधर जाके अटैच हो जाता है। वो जो है फैक्टर 12 फिर फैक्टर 11 को एक्टिवेट करता है, फैक्टर 11 फिर फैक्टर 9 को, और फैक्टर 9 और 8 कंबाइन होकर जो है फिर क्या करते हैं, फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है। फैक्टर नंबर 10 जो है वो कॉमन पाथवे का फैक्टर है। सही है। तो सबसे पहले इंट्रिंसिक डैमेज हो गया, उसकी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर एक्टिवेट हो गए और उन्होंने फिर कॉमन पाथवे शुरू कर दी। इसी तरह एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो है वो फैक्टर नंबर 7 है सिर्फ। सही है। सबसे पहले बाहर से कोई डैमेज हो गई रग, तो उधर जब रग डैमेज होगी तो उधर से अंदर की तरफ कोलेजन और बाहर की तरफ से टिश्यू फैक्टर्स निकलते हैं। ठीक है। ब्लड में जाते हैं टिश्यू फैक्टर्स, जब ब्लड में आएगा तो फैक्टर नंबर 7 उसके साथ अटैच हो जाएगा। उसके साथ अटैच होके ये जो है एक्टिवेट करेंगे फैक्टर नंबर 10 को। तो मैंने बताया था इंट्रिंसिक फैक्टर में भी फैक्टर 8 जो है 10 को एक्टिवेट करता है, और फैक्टर 7 जो है एक्सट्रिंसिक फैक्टर में जो है फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट कर देता है। तो दोनों पाथवेज में फैक्टर नंबर 10 आखिर में एक्टिवेट होता है। फिर फैक्टर नंबर 10 जो है वो 5 को एक्टिवेट करता है, और 5 जो है वो 2 को एक्टिवेट करता है। फैक्टर नंबर 2 आप याद रखें, फैक्टर नंबर 2 प्रोथ्रोम्बिन को कहते हैं, और फैक्टर नंबर 1 कहते हैं फाइब्रिनोजन को। ठीक है। तो फैक्टर 10 ने एक्टिवेट किया 5 को, 5 ने एक्टिवेट किया 2 को, 2 ने एक्टिवेट किया 1 को, फाइब्रिनोजन, और फाइब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में और क्लॉट बन जाता है, फाइब्रिन क्लॉट। ठीक है। तो इस तरह क्लॉट बनता है। तो मैंने बताया एक्सट्रिंसिक फैक्टर में फैक्टर नंबर सिर्फ 7 है, एक ही फैक्टर, सिर्फ एक ही फैक्टर एक्टिवेट होता है, और उसके बाद जो है क्लॉटिंग वाला कॉमन पाथवे शुरू हो जाता है। तो इसमें सिर्फ एक फैक्टर है तो जल्दी क्लॉटिंग होगी। अगर बाहर से कोई एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू डैमेज हुआ है और उसके थ्रू क्लॉटिंग हुई है तो जल्दी होगी। तो इसी तरह मैं आपको अभी अभी बताता हूँ। ठीक है। तो नॉर्मली सबसे पहले हीमोस्टेसिस के लिए टेस्ट, ब्लड में हीमोस्टेसिस होती है। हीमोस्टेसिस मतलब बॉडी का नॉर्मल फंक्शन, फिजियोलॉजिकल फंक्शन करना। ठीक है। नॉर्मली ब्लीडिंग टाइम कितनी होनी चाहिए वो चेक करते हैं ब्लड की। ठीक है। तो ब्लीडिंग टाइम नॉर्मली 2 से 9 मिनट्स के अंदर जो है ब्लीडिंग रुक जाती है। तो ब्लीडिंग टाइम का मतलब कि कितनी देर में ब्लीडिंग हो तो रुकेगी। तो नॉर्मली लेस देन 8 मिनट्स के अंदर हो जाती है। प्लेटलेट काउंट्स बॉडी में नॉर्मली 1,50,000 से 3 लाख तक होती है पर माइक्रोलीटर। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर इतनी प्लेटलेट काउंट है तो वो सही से काम भी करेगा। क्लॉटिंग हो सकता है फिर भी सही से ना हो, कुछ ना कुछ मसला हो सकता है। अच्छा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एक है पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। तो ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात हो रही है। जब एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है तो उसमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक किया जाता है। सही है। इसके अलावा जब प्रोथ्रोम्बिन जो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है, पीटीटी जिसे कहते हैं, तो उसमें जो है इंट्रिंसिक पाथवे को चेक किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि एक्सट्रिंसिक पाथवे में सिर्फ एक फैक्टर है जबकि इंट्रिंसिक में ज़्यादा है, तो इसलिए इंट्रिंसिक वाला जो पाथवे है ये पीटीटी वाला ये ज़्यादा टाइम लेते हैं एज़ कम्पेयर टू ये पीटी वाला। सही है। तो अभी दो किस्म के डिफेक्ट्स पड़ेंगे, एक प्लेटलेट डिफेक्ट्स पड़ेंगे और एक कोगुलेशन डिफेक्ट्स। ठीक है। तो प्लेटलेट डिफेक्ट्स में प्लेटलेट के साथ मसला होगा, जबकि कोगुलेशन में जो फैक्टर्स वगैरह होंगे उनके साथ मसला आता है, या कोई और फैक्टर हो सकता है। तो प्लेटलेट्स के रिलेटेड हम ऑलमोस्ट 4 पढ़ेंगे और कोगुलेशन डिसऑर्डर में 3 पढ़ेंगे। सही है। तो 3 कंडीशंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसके दरमियान डिफरेंस ये कि जब प्लेटलेट्स रिलेटेड डिफेक्ट आता है तो उसमें ब्लीडिंग की साइड्स नॉर्मली सुपरफिशियल ही होती है। सुपरफिशियल जो वेसल्स होती है उसमें ब्लीडिंग होती है। लीजन्स भी जो है पेटिशिया और एकाइमोसिस होती है।
पेटिशिया कैपिलरी की ब्लीडिंग जो होती है, जो छोटी छोटी सी। इसके अलावा एकामोसिस ब्रूजिंग। और ब्लीडिंग जो होती है इसमें सर्जरी के बाद इमीडिएटली काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है अगर किसी को प्लेटलेट का डिसऑर्डर है, लेकिन माइल्ड होती है, रुक जाती है कुछ टाइम बाद। जबकि कोगुलेशन डिफेक्ट थोड़ा सा सेवियर होता है, इसमें डीप ब्लीडिंग होती है, हीमार्थ्रोसिस, जॉइंट की अंदर ब्लड, हीमाटोमास बन सकते हैं। इसके अलावा जब कट्स लग जाते हैं तो अनयूजुअल ब्लीडिंग होती है, रुक जाती है। लेकिन सर्जरी में डिलेड ब्लीडिंग होती है लेकिन सवेयर होती है। सही हो गया। तो ये हो गया। अब जो है प्लेटलेट डिसऑर्डर शुरू करते हैं। इसमें इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पर, ये पहला डिसऑर्डर है। सही है। इडियोपैथिक मतलब नो नोन कॉज। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक प्लेटलेट्स की कमी हो जाना। पैनिकपीनिया या पैनिक वर्ड आ जाए तो मतलब कि कमी होगी। पर्परा वैसे पर्पल के लिए, पर्पल कलर के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। तो ये जो है, ये अपनी ही बॉडी जो है अपने ही प्लेटलेट्स के खिलाफ अटैक करती है। सही है। तो आईजीजी एंटीबॉडीज़ बनती है, अपनी बॉडी बनाती है आईजीजी एंटीबॉडीज़। वो जो है ग्लाइकोप्रोटीन 2B और 3A के रिसेप्टर्स पे अटैच हो जाती है और फिर मैक्रोफेज आके उसे खा जाते हैं। सही है। तो ग्लाइकोप्रोटीन 2B 3A क्या चीज़ है? ये प्लेटलेट्स की मेम्ब्रेन के ऊपर ये रिसेप्टर्स होते हैं। तो जब प्लेटलेट के रिसेप्टर्स के ऊपर हमला किया आईजीजी एंटीबॉडीज़ में और वो डिस्ट्रॉय हो गया है, तो इसकी वजह से क्या होगा? आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। आइसोलेटेड मतलब सिर्फ थ्रोम्बोसाइट्स की कमी होगी, बाकी हेमाटोक्रिट मतलब आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज नॉर्मल हो गए, क्योंकि प्रोटीन जो है, ये जो रिसेप्टर है, ये सिर्फ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ये प्लेटलेट्स के ऊपर होता है। ठीक है। इसमें स्प्लीन नॉर्मल साइज का होता है। ठीक है। इसकी फिर दो टाइप्स है। इसी प्राइमरी आईटीपी जिसकी कॉज का पता नहीं है, सेकेंडरी आईटीपी मतलब किसी डिजीज़ की वजह से हो जाए, तो ये तो इसकी होगी, ये ड्रग की वजह से। अच्छा, लैब फाइंडिंग्स में हमें क्या मिलेगा? आईटीपी का पेशेंट है, उसके प्लेटलेट्स कम है, तो उसकी सबसे पहले प्लेटलेट्स स्पेरोसाइट्स नज़र आएंगे। इससे पहले हमने एनीमिया की टाइप्स पढ़ी थी, उसमें तीन किस्म के एनीमिया थे जिसमें स्फेरोसाइट्स बनते थे आरबीसीज के। इसमें मेरे ख्याल में ये आरबीसी के अलावा प्लेटलेट्स की ये स्फेरोसाइट्स की बात हो रही। कॉम्स टेस्ट इसमें भी पॉजिटिव होता है। पीटीटी एपीटीटी इसमें नॉर्मल होगा, मतलब कि जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम था और जो इंट्रिंसिक फैक्टर वाला टाइम था एपीटीटी, वो नॉर्मल है। जबकि ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग्ड होगी, क्योंकि प्लेटलेट्स है नहीं तो क्लॉट बनना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बोन मैरो बायोप्सी जब करेंगे तो उसमें मेगा कैरियोसाइट्स की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, क्योंकि प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय हो रहे तो और बनाने हैं प्लेटलेट्स, तो बोन मैरो में ही नज़र आएंगे। तो एक्यूट इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटिक साइटोपेनिक पर्पर और क्रोनिक, ठीक है, इन दोनों में क्या है? एक्यूट वाला जो होता है वो ज़्यादातर चिल्ड्रन में होता है, जबकि क्रोनिक वाला एडल्ट पे होता है। ज़रूरी नहीं है इसमें, लेकिन इसमें जो है वोमेन में ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा ऑनसेट जो है ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन के बाद ये एक्यूट आईटीपी बच्चों को हो जाता है 1 to 3 वीक्स के अंदर अंदर। ठीक है, जो वायरल इन्फेक्शन के। इसके अलावा इसके ऑनसेट का नहीं पता। ये स्टेरॉयड को अच्छे से रिस्पॉन्ड करते, ये रेजिस्टेंट होते हैं। अच्छा, इसकी मैनेजमेंट जो है आईटीपी, इसमें तो प्लेटलेट्स की कमी है। तो अगर प्लेटलेट्स की काउंट 30,000 से ज़्यादा है, नॉर्मली 1,50,000 से 3,00,000 के दरमियान होती है ना प्लेटलेट्स की काउंट, 30,000 से अगर ज़्यादा है और ब्लीडिंग नहीं है तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ब्लीडिंग है थोड़ी बहुत और प्लेटलेट्स की काउंट 30,000 से कम है तो फिर स्टेरॉइड देते हैं, ग्लूकोकोर्टिकॉइड। अगर सिवियर ब्लीडिंग है और प्लेटलेट्स की काउंट 10,000 से कम है तो फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के साथ साथ या तो आईजी देते हैं, या रीसस पॉजिटिव जो पेशेंट्स होते हैं उनमें एंटी आरएच आईवी देते हैं। सही है। तो स्टेरॉइड्स या स्टेरॉइड्स के साथ ये। इसके अलावा स्प्लीन को रिमूव कर सकते हैं। स्प्लीन को रिमूव करने से जो है रेमिशन हो जाती है ऑलमोस्ट 70% केसेस में, लेकिन थोड़े केसेस में रिमिशन नहीं होती, मतलब ये डिजीज़ ख़त्म हो जाती है। ठीक है। तो जब डिजीज़ ख़त्म नहीं होती बास केसेस में, तो उसमें फिर मेडिकल थेरेपी करते हैं। मेडिकल थेरेपी जो है वो, उसमें कौन सी मेडिकल थेरेपी देती है? रोमिप्लोटिज्म की मेडिसिन दे सकते हैं, एल्ट्रोम्बोपैक दे सकते हैं, थ्रोम्बोपोइटिन के एक तो एनालॉग है और एक रिसेप्टर एगोनिस्ट है। ये थ्रोम्बोपोइटिन करता है, थ्रोम्बोपोइसिस करता है, मतलब कि प्लेटलेट्स की ग्रोथ करता है, प्लेटलेट्स को बनाता है। इसके अलावा ये और ड्रग्स दे सकते हैं जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट से मोस्टली। अच्छा, अब दूसरी जो टाइप है ये थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पर। नेम को देखा जाए सबसे पहले थ्रोम्बोटिक मतलब इसमें क्लॉट बनता है, थ्रोम्बस बनता है।
थ्रोम्बोसाइटोपेनिक, इसमें प्लेटलेट की कमी हो जाती है और पर्पलिश कलर से लिया गया। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें क्लॉट्स बनते हैं, प्लेटलेट्स की कमी भी हो रही है लेकिन फिर भी क्लॉट्स बन रहे हैं। तो ये कैसे होता है, सबसे पहले इसमें ADMTS 13, ये जो आपको नज़र आ रही है एक एंजाइम है, ये नॉर्मली क्या करता है, ये VWF, ये जो वॉन विलब्रेंड फैक्टर आपको नज़र आ रहा है, इसकी ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये वॉन विलब्रेंड, ये जो AMTS है, ये एंजाइम की कमी हो जाती है बॉडी में। तो जब एंजाइम की कमी हो जाती है बॉडी में तो इस फैक्टर की ब्रेक डाउन नहीं होगी। अच्छा, इस फैक्टर का रोल क्या है, इस फैक्टर का काम क्या होता है, ये नॉर्मली प्लेटलेट्स को एग्रीगेशन में मदद देता है, प्लेटलेट्स को आपस में जोड़ देता है और क्लॉट बना देता है, सही है। ये एक ग्लू की तरह काम करता है, या जिस जगह पे टिश्यू डैमेज होता है उस जगह पे प्लेटलेट को जोड़ता है उस वेसल के साथ, ठीक है, डैमेज वाली जगह के साथ। तो अगर इस एंजाइम की कमी होगी तो ये वॉन विलब्रेंड फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा, और जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो प्लेटलेट्स आपस में जुड़ेंगे और उधर क्लॉट बन जाएगा। तो अब प्लेटलेट्स आपस में जुड़ के क्लॉट्स बना रहे हैं, तो जिसकी वजह से प्लेटलेट्स की भी कमी हो जाती है। अच्छा, लैब फाइंडिंग्स में आपको शिस्टोसाइट्स नजर आएगी, एबनॉर्मल RBCs नजर आएगी, ठीक है, माइक्रोस्कोप के नीचे। इसके अलावा कॉम्स टेस्ट इसमें नेगेटिव है, पिछले वाले में पॉजिटिव था, और उसमें स्फेरोसाइट्स थे, इसमें सिस्टोसाइट्स है। PT और APTT इसमें नॉर्मल आएगा, जबकि ब्लीडिंग टाइम इसमें भी प्रोलॉन्ग्ड होगा। तो ये इसकी लैब फाइंडिंग्स है। TTP पेंटेड, ये इसका साइंस और सिम्टम्स के बारे में बता रहे हैं कि ये जो थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पर है, इसमें क्या होगा, थ्रोम्बस बनेगी, ठीक है, प्लेटलेट्स की कमी होगी, प्लेटलेट्स की कमी होगी सबसे पहले। पेंटेड का मतलब 5 सिम्टम्स, ठीक है। इसके अलावा इसमें MHA होगा, रीनल फेलियर होगा, फीवर होगा, और CNS के डेफिसिट्स आएंगे, क्योंकि ये जो है क्लॉट ज़्यादातर ब्रेन की तरफ जाते हैं और ब्रेन में ये स्ट्रोक कॉज करते हैं, तो CNS के डेफिसिट्स आते हैं, रीनल फेलियर भी हो सकता है। अच्छा, इसमें जो कंडीशन लिखी है माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया, इसमें अगर नेम को देखिए हीमोलिसिस हो रही है, तो ये नॉर्मोसाइटिक एनीमिया की एक टाइप है जिसमें जो है, इसके अलावा LDH ज़्यादा हो जाता है, बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाता है, और सिस्टोसाइट्स इसमें बनते हैं, सही है। तो ये सिस्टोसाइट्स इधर आपको दिखाया हुआ है, इसकी वजह से होता है, MHA की वजह से। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पर का हमने ये साइंस एंड सिम्टम्स देख लिए। इसकी मैनेजमेंट कैसे होगी, इसमें प्लेटलेट्स की कमी हो रही है और क्लॉट्स बन रहे हैं, तो सबसे पहले तो प्लाज्मा एक्सचेंज करेंगे, प्लाज्मा एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि प्लेटलेट्स की कमी भी है, तो उसको पूरा करेंगे। इसके अलावा ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स देते, स्टेरॉइड्स, ताकि इम्यून सिस्टम जो है अपनी उसके खिलाफ एक्टिव ना हो। और अच्छा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देगी अगर अर्जेंटली प्लाज्मा एक्सचेंज ना हो सके, ठीक है। इसके अलावा प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन इसमें नहीं करनी, प्लेटलेट्स की कमी है लेकिन इसमें प्लेटलेट्स देने नहीं है उस बंदे को, ठीक है। कमी में नॉर्मली हम लोग प्लेटलेट्स दे देते हैं लेकिन इसमें नहीं दे रहे। इसमें क्यों नहीं देने, क्योंकि और भी ज़्यादा क्या होगा, विन वन विलब्रेंड फैक्टर ज़्यादा है तो और भी ज़्यादा प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन होगी और थ्रोम्बोसिस होगा और भी ज़्यादा, ठीक है, क्लॉट्स और भी ज़्यादा बनेंगे। अब जो है थर्ड टाइप है HUS, हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। इसके और ये जो ऊपर वाला हमने अभी पढ़ा है TTP, इसके ऑलमोस्ट साइन एंड सिम्टम्स सेम ही है। तो अच्छा, उससे पहले ये हीमोलिटिक, ठीक है, यूरेमिक सिंड्रोम, ये रीनल के अंदर जो है TTP होता है किस्म से। कैसे होता है, नॉर्मली एक इकोलाई की टाइप है, ये आपको नज़र आ रही है, इसकी सीरोटाइप लिखी हुई है। शीगल टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है इकोलाई, ठीक है, ये शीगल टॉक्सिन है, ये प्रोड्यूस करता है। तो शीगल टॉक्सिन क्या करता है, रीनल के एंडोथीलियल सेल्स होते हैं उसके साथ बाइंड हो जाता है, एक्टिवेट कर देता है प्लेटलेट्स को, और उसमें किडनी के अंदर जो है क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, सही है। तो इसके थ्रू क्लॉट्स बनते हैं किडनी के अंदर सिर्फ। तो इसमें लैब फाइंडिंग्स आपको क्या मिलेगी, इसमें भी सिस्टोसाइट्स मिलेगा जिस तरह मैंने TTP का बताया। इसमें कॉम्स टेस्ट नेगेटिव होगा, APTT नॉर्मल होगा, PT भी नॉर्मल होगा, जबकि ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स में HUS ट्रायड होगे, 3 सिम्टम्स होंगे, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, रीनल फेलियर होगा और MHA होगा। इसमें ही प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है क्योंकि प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो रहे हैं। इसके अलावा रीनल फेलियर, क्योंकि रीनल के अंदर वो हो रहे हैं एग्रीगेट। इसके अलावा इसमें माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया होगा, तो इसी वजह से इसे नेम भी दिया गया है। अच्छा, तो नॉर्मोसाइटिक, अच्छा ये तो बता दिया आपको मैंने MHA के सिम्टम्स। तो ये ज़्यादातर बच्चों को अफेक्ट करता है और इकोलाई बैक्टीरिया के साथ एसोसिएटेड है, तो इसमें इकोलाई ब्लडी डायरिया भी होते हैं।
तो इसकी मैनेजमेंट में प्लाज्मा फेरेसिस करती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देती है, सेम वो जिस तरह उसकी हमने, ये अगर अर्जेंट प्लाज्मा एक्सचेंज ना हो सके तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देती है। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन इसमें भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, रीज़न वही सेम है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स भी इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ई कोलाई की वजह से हो रहा है ना, ये बैक्टीरिया है, तो इसके खिलाफ एंटीबायोटिक्स हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? एंटीबायोटिक्स से ई कोलाई डैमेज होगा, और ई कोलाई डैमेज होगा तो और भी ज़्यादा शिगा लाइक टॉक्सिन्स उससे निकलेंगे, तो और भी ज़्यादा कंडीशन सेवियर हो सकती है। तो हमने 3 टाइप्स पढ़ लिए, आईटीपी, टीटीपी और एचयूएस, ठीक है। तो अब जो फोर्थ टाइप है ये है हीमोलिटिक, सॉरी, हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। सही हो गया। तो हेपेरिन की वजह से, ये एक मेडिकेशन है जिसकी वजह से प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इन हॉस्पिटलाइज पेशेंट में, क्योंकि हॉस्पिटलाइज पेशेंट को ज़्यादातर हेपेरिन देते हैं। हेपेरिन जो है ब्लड थिनर है, एंटी कोगुलेंट है, ठीक है। तो हेपेरिन थेरेपी अगर एक बंदे को दे रहे हैं और उसका प्लेटलेट काउंट जो है 50% से ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाए, तो उसमें फिर देखना चाहिए, हो सकता है उसको हेपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाए। इसके सिम्टम्स आगे देखिए कि क्या होंगे। तो इसकी 2 टाइप्स है, टाइप 1 और टाइप 2 है, सही है। टाइप 1 जो है वो डायरेक्ट हेपेरिन की वजह से जो है ना, हेपेरिन ये जो ड्रग है ना, ये उन पेशेंट्स को दे रहे होते हैं, उसकी वजह से डायरेक्ट जो है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नॉन इम्यून है, इंसिडेंस इसका 10 to 20% है, सही है। 100 लोगों में से अगर हेपेरिन दे रहे तो उनमें 10 से 20% लोगों को ये हो सकता है टाइप 1 HIT। ऑनसेट इसकी 1 to 4 डेज, जब हेपेरिन देते हैं उसके 1 to 4 डेज के अंदर अंदर ये उनके प्लेटलेट्स कम होने शुरू हो जाते हैं। प्लेटलेट नेडर मतलब लोवेस्ट काउंट इसकी 1 लाख जो है वो दिखाई हुई है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं आती इतनी, हेपेरिन उस पेशेंट को फिर भी दे सकते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन में रखना है उसको। टाइप 2 में क्या होता है, हेपेरिन इंड्यूस्ड टाइप 2, इसमें ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें अपनी बॉडी जो है अपने सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती है, IgG एंटीबॉडीज़ बनाती है प्लेटलेट फैक्टर 4 के खिलाफ, सही है। और ये जो है अनफ्रैक्शनड हेपेरिन, जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन जो होता है वो स्मॉल साइज हेपेरिन होता है, जबकि अनफ्रैक्शन उससे लार्ज साइज होता है। तो लार्ज साइज जो अनफ्रैक्शनड हेपेरिन है उससे ज़्यादा चांसेस है कि उस पेशेंट को ये टाइप 2 HIT हो, सही है। हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इसकी जो ऑनसेट है 5 to 14 डेज ऑफ एफेन हेपेरिन की थेरेपी जब करते हैं तो तब शुरू होती है। इसमें प्लेटलेट का जो लोवेस्ट काउंट है वो 50% भी कम हो जाता है। और इसमें जो थ्रोम्बोसिस बनते हैं वो वीनस में थ्रोम्बोसिस बनती है, इसकी कॉम्प्लिकेशन है, क्लॉट्स बनते हैं इस वाले में। तो इसकी मैनेजमेंट ज़रूरी है क्योंकि इसमें क्लॉट्स बन रहे हैं और ये ख़तरनाक है। तो हेपेरिन को सबसे पहले हमने डिसकंटिन्यू कर देता है। इसके अलावा उधर क्लॉट्स बन सकते हैं, तो थ्रोम्बिन इनहिबिटर जो कि क्लॉट को इनहिबिट करता है, क्लॉट बनाने को रोकता है, तो वो हम डायरेक्ट उसे देते हैं, ठीक है। वो जब देते हैं, जब प्लेटलेट काउंट जो है 1,50,000 से वापस ज़्यादा होने शुरू हो जाए तो फिर हम इसको छोड़ के वारफेरिन शुरू कर देते हैं, सही है। वारफेरिन जो है वो भी ब्लड थिनर है। अच्छा, तो हमने 4 टाइप्स पढ़ ली। अब जो है कोगुलेशन डिसऑर्डर, कोगुलेशन डिसऑर्डर ये सारी हमने देखा प्लेटलेट के साथ, प्लेटलेट इन सब में इफेक्ट हो रहा था ना, तो प्लेटलेट की वजह से ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा हो जाता था। अब देखिए कि कोगुलेशन डिसऑर्डर्स, इसमें फैक्टर्स रिलेटेड होगा, क्योंकि क्लॉट बनने में प्लेटलेट के साथ साथ जो है फैक्टर्स का काम होता है। तो सबसे पहले वॉन विलब्रेंड डिजीज़, इससे पहले हमने वॉन विलब्रेंड फैक्टर पढ़ा था, कौन से वाले में पढ़ा था, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पर में पढ़ा था ना। तो उसमें AMTS एंटीबॉडी बन रही थी, उसके खिलाफ वो डेफिशिएंसी हो रही थी, उसकी वजह से वन विलब्रेंड फैक्टर ज़्यादा हो रहा था। तो वन विलब्रेंड फैक्टर जो था वो ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है? कि वो नॉर्मली प्लेटलेट्स को जो है इंजरी के वक्त बाइंड करता है और क्लॉट बनाता है, लेकिन अगर वो ज़्यादा हो जाए तो तब भी डेंजरस है, अगर कम हो जाए तो तब भी डेंजरस है। जब कम हो जाता है तो वन विलब्रेंड डिजीज़ होती है, सही है। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है ये, मतलब कि अगर एक बंदे के एक जीन में भी अगर ट्रांसफ़र हो जाए तो उसको ये डिजीज़ होगी, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम नंबर 12 पे रिकॉर्डेड होता है। मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में ही मोस्ट कॉमन है जो कि इनहेरिट होता है। वन विलब्रेंड फैक्टर नॉर्मली जो है प्लेटलेट्स को एक्सपोज एंडोथीलियम, जो कि डैमेज एंडोथीलियम होता है, उसके साथ कांटेक्ट में लाता है। इसके अलावा प्लेटलेट्स को आपस में जोड़ता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फैक्टर 8 मैंने बताया था, इंट्रिंसिक फैक्टर्स में फैक्टर नंबर 8 था जो कि क्लॉटिंग करता था, में हेल्प करता है क्लॉटिंग में।
तो ये उसको प्रोटेक्ट करता है सर्कुलेशन में, ठीक है। ये उसका कैरियर है, फैक्टर 8 का कैरियर है ब्लड में। ये उसको अपने साथ रख के लेकर जाता है एक साइड से दूसरी साइड, ठीक है। अगर ये 1 विलिब्रेंट फैक्टर नहीं होगा तो फैक्टर 8 डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सही हो गया। तो इसके दो रोल्स हैं, एक तो प्लेटेलेट ग्लू है और दूसरा ये फैक्टर 8 को कैरी करता है। तो अगर इसमें क्या होता है, इसमें इसका या तो 1 विलिब्रेंट फैक्टर की लेवल कम हो जाता है या फंक्शनिंग जो है कम हो जाती है। 1 विलिब्रेंट फैक्टर सही से काम नहीं करता। तो जब ये काम नहीं करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, एक तो फैक्टर 8 की कमी हो जाएगी, इसके अलावा जो प्लेटलेट्स होगी वो सही से काम नहीं करेगा। बेशक 1,50,000 से लेकर 3 लाख तक इसकी काउंट हो प्लेटलेट की, लेकिन फिर भी वो सही से काम नहीं करेगा क्योंकि उसकी ग्लू नहीं है। सही हो गया। तो इसकी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 है। इसको आप देख ले, इसमें इतना कुछ खास नहीं है। अच्छा, इसकी लैब फाइंडिंग्स क्या आएगी, प्लेटलेट काउंट तो इसमें नॉर्मल होगी, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि क्लॉट बन नहीं सकता फैक्टर 8 की वजह से भी, और दूसरा जो है प्लेटलेट की एग्रीगेशन नहीं हो सकती। इसके अलावा पीटी नॉर्मल होगा जबकि पीटीटी इंक्रीज हो जाएगा। फैक्टर 8 जो था इंट्रिंसिक पाथवे में था, इंट्रिंसिक पाथवे में जो है पीटीटी का हमने पढ़ा था ना स्टार्ट में। तो जब फैक्टर 8 नहीं है तो पीटीटी का टाइम और भी ज़्यादा हो जाएगा। सही है। इसके अलावा VWF 1 विल ब्रेन फैक्टर की एक्टिविटी भी कम होगी। सही हो गया। इसको कंफर्म कैसे करेगी, जब 1 विल ब्रेन फैक्टर की एनालिसिस की जाएगी। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, 1 विल फैक्टर की कमी हुई है तो ब्लीडिंग हो सकती है। तो माइल्ड अगर ब्लीडिंग है तो उसमें डेस्मोप्रेसिन दे सकते हैं जो कि 1 विल फैक्टर की रिलीज को इंक्रीज करता है। इसके अलावा ट्रेनएग्जामिक एसिड दे सकते हैं म्यूकोसल ब्लीडिंग में। अगर सवेयर ब्लीडिंग है तो 1 विल फैक्टर को रिप्लेस करेंगे, दूसरे बंदे के ब्लड लेके उसे रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, इसकी क्रायोप्रेसिपिटेट है फैक्टर 8 कंसंट्रेशन रिच इन 1 विल ब्रेन फैक्टर। तो ऐसे बंदे से हम ले लेंगे जिसके पास 1 विल ब्रेन फैक्टर और फैक्टर 8 की कंसंट्रेशन वाला वो हम ले लेंगे, ठीक है, सीरम, और वो उसे दे देंगे। इसके अलावा 1 विल ब्रेन फैक्टर रिकॉम्बिनेंट वाला भी उसे दे सकते हैं उस पेशेंट को। तो 1 विल ब्रेन फैक्टर उसकी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो नॉर्मल रोल फिर से प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो टाइप 3 वाले पेशेंट्स में जो है VWF कंसनट्रेट देते हैं। अच्छा, तो 1 विल ब्रेन डिजीज़ हमने पढ़ ली, इसमें 1 विल ब्रेन फैक्टर की कमी हो गई थी। अब जो सेकंड कोगुलेशन डिसऑर्डर है वो है हीमोफीलिया ए। एक होता है हीमोफीलिया ए, एक होता है हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए में क्या होता है, फैक्टर 8 की कमी हो जाती है। सही हो गया। जबकि हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 की कमी हो जाती है। तो मोस्ट कॉमन कंजेनिटल कोगुलेशन फैक्टर डेफिशिएंसी, ठीक है। ये एक्स लिंक रिसेसिव है तो ये मेल्स में कॉमन है, जबकि फीमेल्स सिर्फ कैरियर्स होती है। बहुत ही रेयर केस में अगर फीमेल को हो सकता है। सही है। तो क्लासिफिकेशन में बता रहे हैं कि अगर 1 विल ब्रेन फैक्टर 8 की कमी, अगर एक्टिविटी इसकी 1% से भी कम हो तो सेवियर डिजीज़ होगी। अगर 2 से 5% तक इसकी एक्टिविटी हो रही है तो मॉडरेट डिजीज़। अगर 6 से 50% तक फैक्टर 8 काम कर रहा है, बाकी काम नहीं कर रहा, तो माइल्ड डिजीज़ से कह सकते हैं हीमोफीलिया में, ठीक है। तो फैक्टर 8 जब नहीं होगा या एक्टिविटी सही से परफॉर्म नहीं करेगा तो क्लॉट नहीं बनेगा और ब्लीडिंग होगी। तो स्पॉन्टेनियस हेमरेज हो सकते हैं इसमें। हीम आर्थरोसिस मैंने आपको बताया था, कोगुलेशन डिसऑर्डर्स में ब्लीडिंग डीप होती है। हीम आर्थरोसिस मैंने बताया था, हीमाटोमा होता है। तो ये सारे देखे, पेटिचिया मैंने बताया था वो उस दूसरे में होता है, प्लेटलेट के जो डिसऑर्डर्स से। इसके अलावा क्रिपलिंग आर्थरोपैथी भी इसमें हो सकती है, ठीक है, जॉइंट की मसला। अच्छा, लैब फाइंडिंग्स में आपको क्या मिलेगा, प्लेटलेट तो इसमें नॉर्मल हो गए, इसमें फैक्टर 8 की कमी और थी तो इसमें पीटी आपको नॉर्मली मिलेगा, लेकिन पीटीटी क्योंकि फैक्टर 8 और 9 जो है इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं जो कि पीटीटी टेस्ट करता था उसे, तो पीटीटी जो है इंक्रीज आपको मिलेगा। माइल्ड केस में डेस्मोप्रेसिन देंगे, ठीक है, जबकि सेवियर केसेस में फैक्टर 8 या फैक्टर 9 देंगे, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ हीमोफीलिया। जो लास्ट है डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। नेम को देखिए, डिसएमिनेटेड मतलब के फैला हुआ, एक इधर एक उधर एक इधर, ठीक है। इंट्रावास्कुलर वेसल के अंदर कोगुलेशन मतलब कि क्लॉट्स बन रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक एक कंडीशन है, थ्रोम्बोहेमोरेजिक डिसऑर्डर है। सही है, क्लॉट्स बन रहे हैं और वेसल्स रप्चर हो रही है। तो इस डिसऑर्डर में पैथोजेनेसिस इसकी कैसे होती है कि एक साथ जो है ना पूरी बॉडी का जो कोगुलेशन सिस्टम है वो एक्टिव हो जाते हैं और पूरी बॉडी में जो है ना क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस्कीमिया होता है और साथ ही साथ माइक्रो एंजियोपैथिक
हीमोलिटिक एनीमिया भी हो जाता है। इसके हमने सिम्टम्स पढ़े थे। इसके अलावा एक्यूट अगर हो, एक्यूट डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलोपैथी, तो इसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। सही है। तो इसके अलावा जो क्रोनिक वाला है उसमें थ्रोम्बोसिस ज़्यादा होती है। सही हो गया। अच्छा, इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती है? नॉर्मली ये इन्फेक्शन की वजह से होता है। इकोलाई या नसेरिया मेनिंजाइटिस, इसके इन्फेक्शन की वजह से ये ब्लड का इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें हो सकता है ये। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशंस, प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, प्लेसेंटा की एब्रप्शन हो जाए, डिस्टरबेंस हो जाए, या सेप्टिक एबॉर्शन हो जाए। जब फीटस एबॉर्ट हो जाता है तो ब्लीडिंग अगर उस टाइम बहुत ज़्यादा हो तो उस टाइम जो है आपको डीआईसी एकदम से हो सकता है और पेशेंट मर भी सकता है। मेलिग्नेंसी में हो सकता है, और मेजर ट्रॉमास की वजह से डीआईसी पेशेंट को एकदम से हो सकता है। तो अगर एक पेशेंट को इन्फेक्शन हो, प्रेगनेंसी की एबॉर्शन हो जाए, मेलिग्नेंसी हो या ट्रॉमा हो, तो इसमें आपको होगा। ठीक है। इसमें होता क्या है? ब्लीडिंग मोस्ट कॉमन है। सही है। एक्यूट वाले में, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशन में मोस्टली। ठीक है। थ्रोम्बस जो है वो ज़्यादातर क्रोनिक में बनते हैं, जैसे मेलिग्नेंसी वाले में जो है क्रोनिक डीआईसी होता है। तो इसमें एमएचए भी होता है, थ्रोम्बाई फाउंड इन ब्रेन, मोस्ट कॉमन। इसके अलावा और जगह पे भी क्लॉट्स बन सकते हैं। ठीक है। तो लैब फाइंडिंग्स में आपको क्या मिलेगा? इसमें क्या था, क्लॉट्स बन रहे हैं तो प्लेटलेट कम हो जाएगी, क्योंकि क्लॉट्स बन रहे हैं हर एक जगह पे तो प्लेटलेट कम हो जाती है। बीटी और पीटी इसमें इंक्रीज़ हो जाती है। सारे फैक्टर्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। सही है। टाइम इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि उसकी कमी हो जाती है फैक्टर्स की, तो टाइम इंक्रीज़ हो जाता है पीटी और पीटीटी टाइम। फाइब्रिनोजन कम हो जाता है, सब डी डाइमर इंक्रीज़ हो जाता है। एफडीपी जो है फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स भी इसमें इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? सबसे पहले अंडरलाइंग कॉज इन्फेक्शन है या कैंसर है या जो भी है उसको ट्रीट करेंगे, और साथ ही साथ सपोर्टिव ट्रीटमेंट में प्लाज्मा दे सकते हैं, क्रायोप्रेसिपिटेट, प्लेटलेट्स, या एक्टिवेटेड प्रोटीन सी,